नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अपने पशुओं और मुर्गियों को अभी लू से बचा कर रखें। वैक्यूम प्लांटर बिजाई का कारगर यंत्र। उन्नत प्रभेद से पपीते की खेती, लाभदायक खेती। पशुपालक किसान भाइयों, पशु ग्रामीण जीवन के आधार होते हैं। प्रायः किसान पशु पालते हैं। अभी गर्मी के अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप अपने पशुओं का प्रबंधन बेहद सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा वे बीमार पड़ सकते हैं। जब भी पशुओं में थोड़ी सुस्ती दिखे, उन्हें शीघ्र नजदीकी पशु चिकित्सालय ले जाएं और पशु चिकित्सक से उनका इलाज अवश्य करवाएं। गर्मी काफी तेज हो चुका है। अभी यह और भी ज्यादा बढ़ेगा और बेजुबान पशु, विशेषकर दुधारू गायों को तेज गर्म हवाओं से काफी परेशानी हो जाती है। इस मौसम में पशुओं के शरीर में पर्याप्त पानी हो, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पानी की कमी से पशुओं में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अभी के मौसम में आहार के साथ साथ ठंडा पानी पशुओं के लिए वरदान की तरह है। इसलिए पशुओं को हर 1 घंटे के अंतराल पर ठंडा पानी पिलाते रहे, जो उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाए रखेगा और सलामत रहेगी आपकी आमदनी भी। पशुओं को दाना पानी जो भी खिलाना हो वो सुबह सुबह धूप निकलने के पहले, यानी धूप जब तेज हो उसके पहले खिला ले, पिला दे, नहला दे। दिन में पशुओं को हर समय, मतलब हर 1 घंटे पे 1-1 बाल्टी जो कल से निकाला हुआ पानी होता है, हैंड पंप से ठंडा पानी, वो उसको पीने के लिए ज़रूर रखे और वो छोड़े नहीं, उसको फिर हटा दे और हर 1 घंटा पे उसको ठंडा पानी अवश्य दे पीने के लिए। खबरें खेती में अब बारी है एक सफल और प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात करवाने की। तो आज आप मिलिए पटना जिले के खुशरूपुर प्रखंड के मझौली गांव के किसान पप्पू यादव से, जो कई वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं। अपने खेत को इन्होंने तालाब का रूप दिया है और मत्स्य व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि लागत के हिसाब से इस व्यवसाय में इन्होंने इतना मुनाफा हो जाता है, जो परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बच्चों को बेहतर परवरिश भी दे रहे हैं। पप्पू किसी अन्य व्यवसाय की तुलना में मछली पालन को बेहतर मानते हैं। ऐसी दुनिया में जो जीविका और आर्थिक विकास के लिए कृषि पर बहुत अधिक केंद्रित है, कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि यंत्र आज इस प्रगति का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। ऐसे ही एक कृषि यंत्र है वैक्यूम प्लांटर, जो फसल की बिजाई के कार्य को बेजोड़ यंत्र माना जाता है। मक्का और सोयाबीन से लेकर कपास और मूंगफली की बिजाई में निश्चित दूरी पर बीजों को रोपने के लिए यह कारगर कृषि यंत्र है, जिससे पौधों को बढ़वार की अनुकूल स्थिति मिल जाती है। यह यंत्र बीज की बर्बादी को भी रोकता है। आज बहुत से किसान भाई फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे किसान भाइयों के लिए आमदनी का बहुत ही बेहतरीन जरिया साबित होता है। अभी गर्मी का मौसम है और दिन में लू चल रही है। ऐसे में अपने नाजुक मुर्गियों को तेज धूप और लू से बचाए रखना आपके व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है। कुछ छोटे छोटे उपायों से आप अपने मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। मुर्गियां नाजुक होती है और इस मौसम का असर उन पर भी काफी ज्यादा पड़ता है। ऐसे में उनका मौसमवार प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है, ताकि वे स्वस्थ रहे और उनकी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित ना हो तथा आपके व्यवसाय में भी कोई व्यवधान ना पड़े। जैसे अभी के मौसम में मुर्गियों की भूख काफी कम हो जाती है, इसलिए उन्हें सिर्फ सुबह और शाम में ही आहार देना चाहिए। दिन में उन्हें ताजा, शीतल और स्वच्छ पानी पिलाएं। साथ ही अभी उनके आहार में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल की मात्रा अत्यधिक बढ़ा दें, ताकि कम खाने के बावजूद उनका शरीर में पोषक तत्वों की कभी कमी ना हो। दूसरी बात, मुर्गियों के शेड की में क्षमता से अधिक मुर्गियां ना रखें। भीड़ होने से गर्मी अधिक बढ़ जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ती है। किसान भाइयों, सरकार बागवानी फसलों पर ज्यादा जोर दे रही है और किसान को प्रोत्साहन के लिए बागवानी फसलों की खेती पर सब्सिडी भी दे रही है। पपीता एक बागवानी फसल है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। अगर बड़े पैमाने पर किसान पपीते की खेती करे तो उन्हें लागत की तुलना में अधिक मुनाफा मिलता है। रेड लेडी पपीता का उन्नत प्रभेद है, जिससे
हर पौधे में फल लगता है। रेड लेडी प्रभेद पपीते की देसी प्रजातियों से बेहतर माने जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में आज आलू प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2600 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और अपने खेती का खाका खींचिए। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश भर में अधिकांश और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अभी के मौसम में उत्तरी बिहार में मक्का फसल के लिए सैनिक कीट और भुट्टा छेदक कीट के आक्रमण की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। यह कीट दिन में तेज धूप से बचने हेतु मिट्टी के ढेरों और खरपतवार में छिपा होता है और रात में फसलों को क्षति पहुंचाता है। जिन क्षेत्रों में इन कीटों की संख्या अधिक है उन क्षेत्रों में किसान भाइयों को क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम। अभी आपने देखा मंडी भाव उपकरण सफलता की नई कहानी और सबसे जरूरी मौसम संबंधी समाचार खबरें खेती के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जानकारियां लेकर आए हैं कि हल्दी और अदरक के बागों में अंतर्वर्गीय खेती कैसे करें और क्या फ़ायदा है अंतर्वर्गीय खेती करने का, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं जिससे आपको खेती किसानी में आर्थिक जो लाभ है उसका जो मार्ग है वो बृहद पैमाने पर प्रशस्त हो सके। और इसी कोशिश में आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है कि अंतर्वर्ती जो खेती आप लोग करते हैं, चाहे वो हल्दी की हो, अदरक की हो, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा कैसे हो और उसकी उपयोगिता क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शशि कुमार शशि, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने जो विषय से आपको रूबरू करवाया कि जो हल्दी अदरक की जो हमारे किसान भाई बाग लगाते हैं, जो खेती करते हैं, तो उसमें सर जो अंतर्वर्ती खेती है, मतलब कि जो अन्य फसलें उसके साथ बोई जा सकती हैं, तो सर उसकी उपयोगिता क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हमारे यहाँ अमूमन जो भी बाग बगीचे हैं, हमारे किसान भाई उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में किसी तरह की कृषि प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण वह ज़मीन तो सालों भर खाली ही रहती है और जो उनको एक अतिरिक्त आमदनी चाहिए थी वह हो नहीं पाती है। तो हमारा निवेदन होगा किसान भाइयों से कि आप जो बागवानी की आपकी फसलें हैं उसकी बढ़िया से निराई गुड़ाई जुताई करें और जुताई करने के बाद उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी और अदरक की खेती निश्चित रूप से आप शुरू करें, जिससे आपको अतिरिक्त आमदनी भी होगी और लागत भी इसका कम है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसका जो चरित्र है हल्दी का या अदरक का, यह अर्ध छायाकार स्थिति में बहुत बेहतर उत्पादन देती है जो हमारे बागों में पाई जाती है। किसान भाई, आप निश्चित रूप से हल्दी और अदरक को लगाइए। यह दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि मेर के रूप में आप पहले मेर बना लें और मेर पर आप इसको लगाएं। 20 गुने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप हल्दी को लगाएं। उसमें अतिरिक्त उर्वरक की मात्रा थोड़ी बहुत अवश्य डालें, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल करके इसकी खेती को आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से अधिक मुनाफे में रहेंगे। एक धारणा जो सर हम आम तौर पर देखते हैं हम अपने किसान भाइयों के बीच में जाकर के, कि जो हमारे किसान भाई हल्दी या अदरक या इसके समकक्ष और भी जो फसलें हैं तो जो अपने बागों में लगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो ये देखने में आता है कि एक चिंता बनी रहती है कि इसके साथ हम कोई और फसल लगाएंगे तो पता नहीं उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा। तो सर, इस पर
उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई कौन सी विधि अपना सकते हैं? इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम को अपनाते हैं तो हमको कृषि प्रणाली के बारे में पहले से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बागवानी दो तरह के होते हैं। एक है परंपरागत विधि जिसमें कि हम लोग 12-15 मीटर की दूरी पर हम पेड़ लगाते हैं, उसमें स्पेस ज़्यादा बचता है। और एक है सघनी प्रणाली जिसमें हम 5 मीटर पर लगाते हैं। तो अब सवाल उठता है जो किसान भाइयों का जो संशय का स्थिति है ये कि पेड़ जब इतना बढ़ गया है उसके दोनों तरफ की जो टहनियाँ हैं वह सट कर एक जगह हो गई है और ज़मीन के नीचे में सिर्फ छाया ही छाया है। वह इस बात को नहीं जानते हैं कि ज़मीन के पर, या यूँ कहें हम कि आम के पौधे के जड़ तक सूरज की किरण को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेड़ की छटाई करना बहुत ज़रूरी है। आप छटाई करें, प्रतिवर्ष छटाई करें आप उसका, ताकि सनलाइट या सूरज के प्रकाश बीच में आ सके और तब आपको उसमें फसल को लगाना है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप सिर्फ हल्दी और अदरक ही नहीं, आप लोबिया है, भिंडी है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लगा सकते हैं। जो हमारे किसान भाई अपने बागों में अंतर्वर्ती खेती को प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सी, क्योंकि अभी इधर देखने में आ रहा है कि फूल की भी कुछ प्रजातियां हैं जो बागों में उसकी खेती की जा सकती है, तो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन से ऐसे फूल हैं जिनकी प्रजातियां अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? जहाँ तक फूल की बात है तो समय अनुकूल देखिए कि कब कब हमारे यहाँ पर्व त्यौहार का समय आता है और फूल की बिक्री, शादी ब्याह, उस समय को टारगेट में रखते हुए आप उसमें सबसे बेहतर कम लागत में अगर आमदनी लेना चाहते हैं वो है गेंदा। आप गेंदा का फूल लगाइए, निश्चित रूप से उससे फलन होगा और गेंदा को आप बेचिए, क्योंकि जो बहुवर्षीय शाख है उसको लगाने से ज़्यादा आपको मतलब उसमें आपको ज़्यादा आमदनी तो है, लेकिन भूमि संरक्षण के हिसाब से, क्योंकि उसमें बार बार निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए गेंदा लगाइए। इसके बाद आप बटन गुलदाउदी लगाइए। ये आजकल कमर्शियल रूप से बाज़ार में एकदम छाया हुआ है, इसकी बिक्री भी बढ़िया है, आमदनी भी बेहतर है। और अपने बाग के चारों तरफ बेली का फूल लगा दीजिए। बेली के फूल से भी आपको अतिरिक्त आमदनी भी होगी और साथ साथ वह एक हेज का भी काम करती है, ताकि बाग में अनावश्यक पशुओं का प्रकोप ना हो सके, उनका प्रवेश ना हो सके। सर, आते हैं अब सावधानी पर कि जो हमारे किसान भाई अंतर्वर्ती खेती को प्राथमिकता देते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतने से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं? हाँ, जब आप अतिरिक्त आमदनी के बारे में सोच रहे हैं और अंतर्वर्ती फसल लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका समेकित कीट प्रबंधन ये कीजिए। आप समेकित उर्वरक प्रबंधन ये कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग ना करेंगे तो पुष्पन और फलन दोनों की अवस्था में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो एक अच्छी तरह से अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है, जो कि आप पेड़ की छटाई निश्चित रूप से हर साल कीजिए, ताकि वहाँ पर दो पत्तियों के बीच के जो पौधे हैं वो आपस में ऊपर में उनका जो टहनी है वो सटे नहीं, ज़मीन पर हमेशा जगह बना रहे, सूर्य के प्रकाश का आवागमन एवं हवाओं का तीव्र गति से इधर से उधर आना जाना हो, ताकि हवाओं का संचयन जड़ों तक हो सके, जिससे कि पुष्पन और पल्लवन की जो अवस्था है वह बेहतर हो सके। जो हमारे किसान भाई अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो कीट का जो प्रबंधन है तो ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो कीटों का प्रकोप है उसे कैसे रोका जाए, तो किस तरह से, कौन से ऐसे रासायनिक या जो छिड़काव हैं तो उसको अमल में लाएं हमारे किसान भाई? रासायनिक की दवाइयाँ तो बहुत है, लेकिन फूलों में खास करके कीटनाशी का प्रकोप जो होता है वह नॉमिनल होता है। हम उसको अगर चाहें तो जैविक विधि से भी नियंत्रण कर सकते हैं, और उसके लिए नीम ऑयल आता है, 10,000 ppm का नीम ऑयल आप 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव समय समय पर करते रहें। अगर
ये लगता है कि इससे कीट का नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो रासायनिक दवाओं में एक दवा है जिसका नाम है इमिडाक्लोरपिड। 1 ml दवाई 3 लीटर पानी आप हर 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे, आपको उसमें कीटों का समावेशन नहीं होगा और जो भी पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं वह आपको बेहतर दिखाई देगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि अंतर्वर्ती खेती एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया है और आप इसे करके अपनी आमदनी को और भी बढ़ा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली हल्दी और अदरक के बागों में अंतर्वर्गीय खेती के विषय को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर, जो है खास पशुपालक किसान भाइयों के लिए गौ जातीय पशुओं में गांठदार ढेले रोग, त्वचा रोग, लंपी डिजीज जैसी बीमारियां कितनी घातक हो सकती हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इससे पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश महतो जी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करते हैं, चूँकि हमें नुकसान ना हो इसलिए कह रहे हैं कि लंपी लगभग भारत में आयातित बीमारी है। बाहर से ये आया है, किसी रास्ते से आया, कुछ लोग कहते हैं बर्मा के रास्ते आया है, कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के रास्ते, लेकिन वैज्ञानिक हमें बताएंगे। तो कहीं ना कहीं से आया और हमारे यहाँ एक महामारी का रूप ले लिया। कई ऐसे गौशाला हैं, कई ऐसे पशुपालकों का पूरा बर्बाद हो गया लंपी में, लेकिन वैज्ञानिकों का धन्यवाद कि उन्होंने इसको बड़े सलीके से संवारा भी और आज उस पर लगभग पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। तो क्या है लंपी, कैसे बचना चाहिए, ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, होने के बाद क्या करना चाहिए। चूँकि झोला छाप डॉक्टर के फेरा में भी कभी कभी हमारी पशुएं मर जाती है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के डॉक्टर दिनेश महतो। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते सर, लंपी पर सीधे टॉपिक पर हम आते हैं कि लंपी की पहचान सबसे पहले बताइए कि क्या है। लंपी जो वायरस है वो मक्खी के द्वारा, जो मक्खी किसी चमड़े में किसी पशु का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सारे में, जो इसका खास करके पतला चमड़ा हो, देसी में जैसे मोटे चमड़े होते हैं, भैंस में मोटे चमड़े होते हैं, उस पर नहीं होता है, लेकिन पतले चमड़े में जो मच्छी जो है ना, उस वायरस का जो घाव कर देता है, जैसे कि चेचक होता है, चेचक की तरह पूरे शरीर में फुंसी होता है, गट्ठादार गोल गोल सा जो होता है, वो गोल गोल का साइज जो है ना 5 मिलीमीटर mm के बराबर जो है ना उसका रहता है। और वो जो जब वो जो घाव बन जाता है, उसके द्वारा जो मक्खी बैठता है, फिर दूसरा मक्खी उड़ के हवा से दूसरा जानवर जो बैठता है, उसके तरह उसका माइग्रेशन हमारा फैलता है। ये विषाणु रहित है, जिसके चलते ये विषाणु के द्वारा काफ़ी अच्छा से फैल जाता है और पूरे फैलता है। और जो गाय, खास करके जो दुधारू गाय, जो गाय दूध दे रही है, उसका दूध भी कम हो जाता है। इस पर फीवर जो है ना, ये कंटिन्यू, ये 21 दिन तक, ये नहीं कि 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है, ये 21 दिन तक देखा गया है कि इसका बीमारी रहता है। तीसरा कि फीवर जब रहेगा, पेट में अगर बच्चा भी है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। तीसरा कि और जो है ना कि आपको कभी कभी देखेंगे कि बांझापन का शिकार भी, इस पे जो पशु जो है ना बांझपन का शिकार भी हो जाते हैं। और छोटे पशु जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो पशु हैं, उसको अगर तापमान में कमी ना आया, 105 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अगर वो तापमान में कम नहीं होने से क्या हो जाता है कि पशु का मौत की कगार में चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये इस बीमारी से सारे पशु जो है ना, ये पशु क्या हो गए थे कि सारे मर गए थे। और मरने के बाद जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, ये काफ़ी कम हो गया था। जैसे राजस्थान हो गया था, दिल्ली हो गया था, पंजाब हो गया था, आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया और राजस्थान, ये एरिया में सारे में मिल्क प्रोडक्शन उस समय जब ज़्यादा फैला था, उस समय कम हुआ। और ये बीमारी से इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक से हमारा नहीं आया है। ये वैक्सीन भारत सरकार द्वारा या अपने बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया था कि गोट पॉक्स का जो वैक्सीन किया गया था, फिर भी इस पर देखा गया कि उतनी सुधार नहीं हुई थी, क्योंकि इसका पार्टिकुलर बीमारी का, लंपी स्किन डिजीज का कोई वैक्सीन अभी तक से टीका नहीं आया था। टीका जो हुआ दिया गया था गोट पॉक्स वाला, वो वैक्सीन भी हमारा इस पर कारगर नहीं था। इस बीमारी का उपचार के लिए, जैसे कि हमारा जान रहे हैं कि ये मच्छर से आ रहा है, कीड़ा से हो रहा है, तो ये
आइवरमेक्टिन दवा जो थी, जो चमड़ा में हम लगाते थे, 50 ml 1 ml 50 kg बॉडी वेट पे हम देते थे, तो इस पर कुछ थोड़ा सा कंट्रोल होता था। दूसरा कि सबसे बड़ा जो हम लगाते हैं या किसान भाई खेत में कभी कभी देखते हैं कि नीम का पत्ता डालते हैं या नीम का तेल का दवा का प्रयोग करते हैं कीड़ा मारने के लिए, उसी तरह नीम का तेल का प्रयोग किसान भाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसके पूरे शरीर में माख देते हैं, तो मच्छर नहीं बैठेगी, और मच्छर बैठेगी तो वो नीम का तेल का दवा से काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता था। और वो उसको धोते रहेंगे तो आपको 25 दिन 30 दिन तक जो है ना ये बीमारी काफ़ी अच्छे कंट्रोल में आएगा। दूसरा कि फीवर आ जाता है, जो फीवर का दवा आपको जो है ना, जो भी पैरासीटामोल हो या लोकल में जो भी कोई कंपनी का पैरासीटामोल जो है वो आप देते रहेंगे तो टेम्परेचर दोनों टाइम देंगे तो टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। और ख़ास करके जो है ना इस बीमारी में सबसे बड़ा है कि साफ़ सुथरा जो आपका खटाल है जो घर में रखे हुए हैं वहाँ पे फिनाइल का छिड़काव करें, चूना का छिड़काव करें और रोज़ साफ़ करें। हो सके लाइन का व्यवस्था हो तो पंखा का व्यवस्था करें, जिसके तहत जो पंखा की व्यवस्था करेंगे तो मच्छर नहीं लगेगा। और जो भी जो है ना हम लोग एक सलाह देते हैं कि हम जब मच्छरदानी लगाते हैं मच्छर नहीं लगने के लिए तो पशुओं के लिए भी मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिसके तहत क्या होगा कि वो मच्छर जो हमारा बीमारी फैलाती है, इस रोग को जो न पनपने में मदद करती है, वो मच्छर अगर आपके पशु के शरीर में नहीं बैठेगा तो हमारा ये क्या होगा कि ये रोग बच जाएगा। हमने देखा है, चूँकि मैं भी पीड़ित रहा हूँ लंपी से सर, हम भी एक पशुपालक के नाते बता रहा हूँ। तो उसमें सर जिस तरह से हमारे यहाँ कोरोना आई थी, कोरोना में एक दवा बड़ा प्रचलित दवा थी रेमडेसिविर, उसी तरह से लगभग लंपी में आइवरमेक्टिन की कालाबाजारी बड़े ज़ोरों से पूरे बिहार में हुई थी आइवरमेक्टिन की। तो वो कारगर उसको माना जा सकता है कि हमारे यहाँ उस लंपी में। दूसरा सवाल यह है कि लंपी किस किस तरह से हमारे पशुओं को प्रभावित करता है, चूँकि दूध में, बच्चा में या उसके ग्रोथ में किस किस तरह से लंपी प्रभावित करता है? सबसे पहले आइवरमेक्टिन का जो डोज जो बताए, तो ये जैसे कोरोना के जिस तरह के जो आपने बताया कि जो दवा का काम किया था, उस तरह हमारे पशुओं में ये दवा काफ़ी शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों कीड़ों को मारता है। और जो शरीर के बाहर जो कीड़े होते हैं, जो घाव होते हैं, जो होते हैं, उसको सारे को कंट्रोल करता है। तो साथ साथ अगर आपको जो किसानों को जैसे कि हम हर्बल की और थोड़ा सा भागे, ये केमिकल दवा हुआ, तो साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि नीम का तेल, करंज का तेल, कपूर, और जो घाव हो जाता है तो कपूर और नीम का तेल, साथ साथ जो कपूर के ये जला के देंगे, उसको जो आग लगा के उसको जो उसके साथ में पत्ता का जो नीम का पत्ता जो होता है उसका पाउडर बना के, कुछ लोग प्याज भी देते हैं, सड़ा हुआ तेल देते हैं, तो वो ना दे। आपका जो तेल के साथ साथ में जो है ना आपका हेमेक्स का एक लोशन आया हुआ है। हेमेक्स जैसे हेमेक्स क्रीम है जो हमारा जैसे बिटाडिन आदमियों में बिटाडिन है, उस तरह हेमेक्स क्रीम जो है ना हमारा पशुओं में है, उसका लोशन है, वो बहुत कारगर है। तो जो उसमें क्या होता है कि मच्छी उस पर हमारा बैठती नहीं है। तो ये प्रिवेंशन के मैटर पे हो गया। दूसरा कि आपने कहा कि इसमें क्या नुकसान होगा, तो नुकसान मैं पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि सर इसमें जो क्या होगा कि किसान भाई कि आपके साथ जो टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर का तापमान जब बढ़ता है, हम नॉर्मल तापमान 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 6 तक हम बोले, 7 तक बोले, 107 तक जाएगा, 107-8 तक जाएगा। तो ये तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जैसे कि प्रेग्नेंट जानवर है, 4 महीना की है, 6 महीना की, अगर 8 महीना की है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एबॉर्शन हो जाती है। दूसरा कि जब वो खाना छोड़ देती है, जब से दर्द होगा, काफ़ी पेन करेगा, तो खाना छोड़ देगी तो क्या होगा कि दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। निचोड़ लगभग है इस कार्यक्रम का जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे दिनेश जी कि आप हर्बल की तरफ भी जा सकते हैं और जाना चाहिए। और नीम तो वैसे भी नीम बेहतर चीज़ माना जाता है हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए, और पशुओं में ही नहीं मनुष्यों में भी इसका बेहतर प्रयोग पूर्वज काल से ही होता आ रहा है। आज भी जो हमारे बड़े बड़े वैद्य हैं वो नीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीम हकीम के फेरा में नहीं पड़ना है। नीम के फेर में रहिए, नीम हकीम के फेर में आपकी पशुओं की जान जा सकती है। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आज का यह हमारा कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए और खासकर पशुपालक किसान भाइयों के लिए बेहद रहा होगा खास। इससे मिली जानकारियों को आप अपनाकर अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं,
अपने खेती किसानी को बचा सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।